गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष सर सीवी कैंपस से। कल आपको जो है टेंस का पार्ट 1 पढ़ाया गया था कि टेंस कैसे पहचानें। टेंस को पहचानने के लिए हम कल पार्ट 1 जो वीडियो बना था, आज जो है पार्ट 2 बन रहा है। मतलब हम पूरी तरह सीखेंगे कि टेंस को कैसे पहचाना जाए, और उसी टेंस के माध्यम से या उसके थ्रू हम लोग जो है ट्रांसलेशन का भी एकदम ट्रिकी मेथड देखेंगे कि हम जो है ट्रांसलेशन बिना गलती किए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, कल हमने आपको बताया था कि सेंटेंस का टाइप कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये दो आपको बताया गया था, ये दो बताया गया था। कहने का मतलब ये है कि कल जो है पार्ट 1 में आप ये पढ़ाया गया था, और ये दोनों कल पार्ट 1 में पढ़ा दिए गए थे, और जो नहीं पढ़ा है उस वीडियो को फिर से देख सकता है। पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिया गया है, और उसको आप यूट्यूब पे सीवी कैंपस स्टडी सर्कल के नाम से यदि सर्च करेंगे तो उसमें टेंस पार्ट 1 के नाम से वीडियो डला हुआ है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। और देखिए, आप चाहे तो जितना बार वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहे उसको जितना बार भी देख सकें, लेकिन देख के बस यही मोटिव रखिए कि आपको सीखना है, किसी भी तरीके से टेंस को सीखना है। और पूरा जो है बेसिक मेथड और पूरा ट्रिकी मेथड यूज किया गया है। यदि आप इस हिसाब से चलेंगे तो आई होप सो, ये आपकी गारंटी है कि टेंस सोन्स या हम कह रहे हैं पूरी इंग्लिश आपकी हाथ में रहेगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, ये जो बेसिकली जो है क्लास 10th का जो है थोड़ा सा हम हिंदी लेवल थोड़ा सा एकदम बिल्कुल निचले स्तर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं काफ़ी दिन से कम साल 1.5 साल तो हो ही गया होगा। तो ऑफलाइन क्लासेस चलाते वक्त हम देखे हैं कि बच्चे थोड़ा सा जो है बहुत कमज़ोर हैं इंग्लिश में, ठीक है, और उनको टेंस नहीं समझ में आता, ना ट्रांसलेशन करने आता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चों, हमने आपसे ये कहा कि जैसे कल हमने लिखा था आपको ही इज़ ए डॉक्टर, ये हमने आपसे लिखा था ही इज़ अ डॉक्टर, ये हमने आपके सामने कल लिखा था। तो आपको ये बताया गया था ये जो है वर्ब का 5वां फॉर्म है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, इस वजह से ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको हिंदी में कैसे लिखता है वो, जैसे हमने कहा कि वह एक डॉक्टर है, जैसे हमने आपसे कहेंगे कि वह एक डॉक्टर है, तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाओगे। ट्रांसलेशन बनाने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद पीछे से बनाया जाता है। पीछे से आप है की अंग्रेजी लिख लो, है की अंग्रेजी होती है इज़, ठीक है, देख लो एक बार, है की अंग्रेजी होती है इज़, हूँ की अंग्रेजी होती है एम, और हो की अंग्रेजी होती है आर। ये ये तीनों याद कर सकते हैं, मतलब हर वर्ड की अंग्रेजी होती है तो इसकी भी अंग्रेजी होती है। अब कहोगे कि ये कौन सा टेंस है, अब टेंस भी देखो, आपको पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप बनाओगे इसी लेवल पे, इसी बेस पे बनाओगे, ठीक है। और देखो, वह एक डॉक्टर है, तो वह एक डॉक्टर है मतलब ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पे लिखोगे। पहले तो हमने कहा कि आप पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद पीछे से चल के बनाइए, तो पीछे से यहाँ पे लिखिए है की अंग्रेजी इज, और उसके बाद डॉक्टर की अंग्रेजी लिखिए। और ए जो है ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले रहता है, ये डॉक्टर नाउन है और नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको सिखाया जाएगा। अब जब तक आपको पता नहीं रहेगा नाउन ये है, तब आप ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बना दोगे इसका, ही इज़ डॉक्टर ए। बोले हो सर जी बताए हैं कि एक बार सब्जेक्ट लिख लीजिए और पीछे से जाके फिर लिखिए, तो फिर हमारे हिसाब से चलोगे तो फिर ऐसे बना, मतलब उस हिसाब से चलोगे तो ऐसे बन जाएगा, ही इज़ डॉक्टर ए। लेकिन आपको आगे चल के या कुछ भी आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जानना है,
ए जो होता है वो आर्टिकल होता है और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, इसीलिए हमेशा ए को इसके पहले लिखा जाता है और नाउन को बाद में लिखा जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जानना है, समझना है, तो बिना जाने समझे आप सोचो कि ट्रांसलेशन कर लोगे। देखो इंग्लिश में 2 स्किल आपको डेवलप करना है, एक रीडिंग स्किल डेवलप करना है। रीडिंग स्किल मतलब ये होता है कि जैसे पढ़ने की जो कला होती है, आपको पढ़ना कैसे है इंग्लिश वो भी सिखाया जाएगा। और राइटिंग स्किल ये भी एक कला है, कैसे लिखना सिखाया जाएगा। तो लिखना, यदि आप लिखना सीख गए तो ट्रांसलेशन आपको इतना आसान लगेगा ट्रांसलेशन की, कहोगे कि वाह भाई वाह क्या ट्रांसलेशन है, कितना, और एकदम एग्जैक्ट सही करोगे। तो राइटिंग स्किल के लिए हमने पहले ही बताया था कि राइटिंग स्किल सीखना है, तो हमने आपके सामने वर्डों का जिक्र किया था। आप एक एक करके हर चीज़ जानने की कोशिश करिए। सब कुछ ट्रिक के थ्रू है, यदि आप उसे जानेंगे तब बहुत अच्छा होगा, यदि नहीं जानोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब देखो हमने फिर ये दूसरा बताया था कि जैसे हमने कहा था ही प्लेज द चेस, यहाँ कहे थे कि ये V5 है और V5 है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसका जैसे वह कहोगे कि वह जो है चेस खेलता है, वह चेस खेलता है, ठीक है। तो वह चेस खेलता है, तो वह चेस खेलता है तो मतलब इसका बनाते हो पहले सब्जेक्ट लिखते हो ही, फिर उसके बाद खेलना की अंग्रेजी लिखते हो प्ले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हो। तो ई एक वचन है, ही एक वचन है, तो ये भी एक वचन होना चाहिए। प्ले तो बहुवचन है ना, जब इसमें यस लगा दोगे तो एक वचन हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब तक नहीं पता रहेंगी तब तक सही नहीं कर सकते हो, कुछ भी सही नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो आप बेसिकली हर चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। छोटी छोटी चीज़ें यदि टेंस बनाओगे, उसमें छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखोगे, तब ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों एस्पेक्ट से जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग नाउन का भी बेसिक नॉलेज ले लेंगे, प्रोनाउन का भी ले लेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सबका ले लेंगे, क्योंकि सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है। एक सेंटेंस में 8 वर्ड्स आते हैं, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एक सेंटेंस में, पूरा जो है सेंटेंस में एक पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है पहले छोटी छोटी बातों को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि नाउन कहाँ आता है, प्रोनाउन कहाँ आता है, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, सबका फिक्स है, ठीक है। आपको उसी नज़रिए से, जिस नज़रिए से दिखा रहे हैं उसी नज़रिए से देखिए आप हर चीज़ों को। यदि आप सही से नहीं देखोगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जान लो, ठीक है। बड़े से बड़े ट्रांसलेशन चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। तो ये तो मान लो छोटे छोटे हैं। तो तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है, ठीक है। ये तीसरा स्ट्रक्चर हम बताने के लिए बोले थे टेंस में, कल आपको यहाँ तक पढ़ाया गया था। ये तीसरा स्ट्रक्चर है। तो तीसरा स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, यदि टेंस का पता करना है तो इन दोनों को शामिल करना पड़ेगा। कैसे शामिल करोगे, जैसे हमने कहा ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल। अब देखो, ये देखो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है, और ये क्या है, मेन वर्ब। प्ले का चौथा फॉर्म लिख लो, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। यदि किसी वर्ब के लास्ट में एस या एस है तो वर्ब का 5वां फॉर्म होगा, यदि वो उसमें आईएनजी है तो वो चौथा होगा और ये 5वां होगा, ठीक है। बाकी ये आपको V2 V3 पता ही है, और ये V1 है, ठीक है। अब कहोगे इसको क्या कहोगे, ये V5 है, इसको क्या कहोगे, ये आपका V4 है।
तो V5 जो है देखो ये प्रेजेंट को बताता है। V5 यहाँ किसको बता रहा है? ये प्रेजेंट को बता रहा है। और ये V4 जो है वो कंटिन्यूअस को बता रहा है। V4 जो है कंटिन्यूअस को बता रहा है। तो आप इसका नाम बड़े अच्छे से जानते होंगे कि ये कौन सा टेंस बन गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला हमको? बस इससे। अब हमने आपको बताया था कि इज़, एम, आर ये प्रेजेंट में यूज होता है, वाज, वर ये पास्ट में यूज होता है। तो इस के वजह से हमको ये पता चला कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे वाज रहेगा तो आप कहोगे कि ये तो पास्ट का है, ये तो पास्ट का है, तो इस वजह से ये पास्ट का यहाँ पे इज के कहने का मतलब है, चलो यहाँ पे इज के जगह आप वाज लिख दिए, तब कहोगे कि ये किसका हो गया? तब तो ये पास्ट का हो गया ना। तो पास्ट का हो गया तो आप कहोगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो जैसे भी बना सकते हो। देखो ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। फिर उसके बाद पढ़े थे हैज़, हैव और हैड। तो ये दोनों प्रेजेंट का है और ये दोनों ये पास्ट का है। अब मैटर ये उठता है कि हम वाज ही क्यों लगा रहे हैं प्लेइंग के पहले। तो एक चीज़ हमने बताया था कि बी फैमिली की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? चौथा फॉर्म। और डू फैमिली की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ V1 और हैव फैमिली की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके साथ V3 यूज करना है आपको। ये पहले हम बता चुके हैं। तो अब बताओ यहाँ पे V4 आया है, देख लो यहाँ पे V4 आया है। तो बी फैमिली में क्या आता है? इज़, एम, आर, वाज, वर। प्रेजेंट रहेगा तो ये आएगा और पास्ट रहेगा तो ये आएगा। प्रेजेंट रहेगा तो ये आएगा, पास्ट रहेगा तो ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि यदि ही के अनुसार इसमें से क्या लग सकता है? इज लग सकता है। तब कहोगे कि ये प्रेजेंट का और V4 है तो वो कंटिन्यूअस, तो कहोगे कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे डू, डज या फिर हैज़, हैव, हैड आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लेइंग जो है वो V4 है और ये बी फैमिली का ही हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो प्रेजेंट में रहेगा तो इसके जगह पे सब्जेक्ट के अनुसार इज़, एम, आर आ सकता है और पास्ट में रहेगा तो वाज, वर आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब जैसे हमने यहीं पे चेंज किया, जैसे ही हैज़ प्लेड द फुटबॉल। ठीक है, ही हैज़ प्लेड द फुटबॉल। अब देखो ये क्या है? ये आपको पता है कि ये V5 है। ये क्या है? ये देख लो V3 है। ठीक है, ये V5 है, ये V3 है। अभी हमने बताया V5 है। देखो हैज़, हैव जो होता है वो प्रेजेंट बनाता है और हैड जो है क्या बनाता है? ये पास्ट। मतलब ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, और ये हैड जो है किसकी? कौन सा? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये हैज़ है तो ये प्रेजेंट हो जाएगा और ये V3 है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? थोड़ा सा एक बार बताइए आप लोग, दिख रहा है क्या ये? ठीक है, चलिए हो सकता है ये आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर बताते हैं आपको। ऊपर बताते हैं, ऊपर देखो, ऊपर अच्छे से समझ में आएगा। चलो, जैसे हमने कहा ही हैज़ प्लेड द फुटबॉल। ही हैज़ प्लेड द फुटबॉल। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, V5 है। ये मेन वर्ब है, ये V3 है। ये V2 V3 दोनों हो सकता है। चलिए हम V2 V3 में डिफरेंस क्या होगा वो बता देंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आप देखिए इसको, ये V5 है, ये V3 है। तो ये आपका प्रेजेंट बनाएगा और ये क्या बनाएगा? परफेक्ट बनाता है। तो आप बताइए ये कौन सा टेंस हो गया? आप जानते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट मतलब आपका बस V3 होना चाहिए। V3 है तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे तुम प्रेजेंट का या पास्ट का जो मर्जी बना सकते हो। तो हमने यही बताया था कि आपका हैव फैमिली के साथ V3 ही यूज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी कर दिया, जैसे मान लो ये गो है और ये वेंट है और ये गॉन है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है।
और यहाँ पे हम गोइंग लिख देते हैं। तो कहने का मतलब बच्चा ये है कि ये चीज़ जानो कि यदि यहाँ पे V3 है तो इसके पहले जो है हैव फैमिली का ही कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे V3 है तो कहने का मतलब, चलो अब फिर से थोड़ा सा इत्मीनान से देखो। चलिए देखिए, हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उसमें आपको 3 फैमिली, हेल्पिंग वर्ब की जो प्राइमरी वर्ब होती हैं उसमें बी, डू, हैव, ये 3 फैमिली की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो अब कहने का मतलब ये भी हम बताए हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन जो मेन वर्ब आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आएगा। ये ध्यान रखिए। देखो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बी, डू, हैव। तो जब भी बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ B4 लगाओ, मतलब यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा बी फैमिली का उसके साथ मेन वर्ब क्या रहेगा, V4 रहेगा। उसी तरह डू के साथ क्या रहेगा, V1, और उसी के साथ हैव के साथ क्या रहेगा, V3। तो टेंस बनाते वक्त या कुछ करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाना है। ये फैक्ट है, यही होता ही है हमेशा। ये नहीं कि बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ कोई और लगा दीजिए, वो और इसके साथ आप कुछ और नहीं लगा सकते हैं। यदि बी फैमिली का कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ V4, डू फैमिली का है तो उसके साथ V1 और हैव फैमिली का है तो उसके साथ V3 लगाना ही है आपको। इस आखिर ये नहीं लगा रहे हो तो समझ लो कि आपका सेंटेंस या फिर टेंस वोंस जो भी बना रहे हो सब गलत बना रहे हो। जैसे हमने कहा आई हैव बॉट ए पेन, ठीक है, आई हैव बॉट अ पेन। तो चलो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो आप ये कह सकते हो कि हैव है, ये हैव फैमिली से है तो इसके बाद हमेशा क्या होना चाहिए, V3। या आप ये कह सकते हो कि ये V3 है तो इसके पहले हैव फैमिली का ही कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये चीज़ आपको जानना है, मतलब ये है तो ये रहेगा, ये है तो ये रहेगा, दोनों समझ लीजिए। अब ये पता है आपको ये V1 है, ये V3 है, तो V1 जो है वो प्रेजेंट बनाता है और V3 जो है वो परफेक्ट बनाता है। तो आप इसको मिला के बोलेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सब कुछ जानना है, समझना है विथ ट्रिक, एकदम ट्रिक के साथ थोड़ा सा समझने और पढ़ने की कोशिश करो भाई। देखो भाई, यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए आप लोग। एकदम बेसिक तौर पे एकदम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। क्लास 10th के बच्चों से कहा जा रहा है कि आप जो है इसको बड़े अच्छे से पढ़िए, बड़े इत्मीनान से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, सारी फैसिलिटी हैं आपके लिए। कोई भी जैसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि V1 कैसे हो रहा है, V2, V3, तो ये बस आप जान लीजिए, ये जान लीजिए कि V5 तक होता है तो V5 भी आपका टेंस बनाता है। ठीक है, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस बनता है तो भाई परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस ये जान लो कि जहाँ पे भी परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस मतलब V3 या V4 आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है, ये जान लो, हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब जब भी V3 आएगा इसके पहले कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और V3 है तो किस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब होगा। और यदि V4 है तो किस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब होगा, बी फैमिली का। और V1 है तो डू फैमिली का हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये इसके बिना नहीं, मतलब इनके लिए ये है और इनके लिए ये है। मतलब B है तो V4 है और V4 है तो B है, V3 है तो हैव फैमिली है और हैव फैमिली है तो V3 है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, साथ ही चलते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये आपको जानना है, समझना है। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए या फिर लिखिए, जो भी लिखा है पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, फ़ायदा उठा लो, नहीं तो फिर क्या उसमें जाता है भाई, हम लोगों को तो पढ़ाना ही है। ठीक है,
तो ये रहा आपके टेंस का पार्ट 2। अब पार्ट 3 इसके आगे कल बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।